क्लास थी, ठीक है, जिसमें मैंने केमिकल काइनेटिक्स जो है स्टार्ट किया था, है ना। सबसे पहले मैंने यही स्टार्ट किया था कि व्हाई वी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स, है ना। मैंने यही आपको बताया था कि हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ क्यों रहे हैं बेसिकली, है ना, क्या जरूरत पड़ गई हमें कि एक अलग से चैप्टर बना दिया केमिकल काइनेटिक्स। तो हमने क्या बोला था कि जब हम 11th क्लास में थे तो हमने थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम जैसे चैप्टर पढ़े थे, याद आ रहा है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या किया था बच्चा पार्टी, थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये देखा था कि हम सिर्फ ये बता पा रहे थे कि कोई पर्टिकुलर रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ठीक है। उसके अलावा बस गुंजन बेटा, ठीक है, वो हमें ये नहीं बता रहा था कि रिएक्शन कितने स्पीड से हो रही है, क्या वो स्लो हो रही है, उसका रेट फास्ट है या रेट स्लो है, रे मॉडरेट है, ये हमें थर्मोडायनेमिक्स से नहीं पता चला था, ठीक है। फिर हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर भी पढ़ा। इक्विलिब्रियम चैप्टर में बेसिकली हमने देखा था कि आपकी रिएक्शन कितने एक्सटेंड तक हो पा रही है, बस इतना ही देखा था, कितना हो पा रही है, बस इतना ही देख के इतना ही पढ़ा था हमने। इक्विलिब्रियम में पढ़ी तो काफी सारी चीजें थी, लेकिन जो पूरा मेन जो मुद्दा था वो उसी के ऊपर ही था सारा का सारा। तो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स में हम जनरली क्या पढ़ते हैं, रिएक्शंस जो आप पढ़ते हो केमिकल रिएक्शन, उनका हम रेट बोल दो या स्पीड बोल दो, ठीक है। केमिस्ट्री में हम बार बार मैं आपको रेट के नाम से बोलूंगी, रेट इतना है, इस रिएक्शन का रेट इतना है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये है कि कोई भी रिएक्शन आप करवा रहे हो तो उसका रेट कैसे डिटरमाइन करोगे, ये रिएक्शन फास्ट है, स्लो है, मॉडरेट है। फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि 3 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक बार फटाफट रिवीजन करा रही हूँ जो कल कराया था, स्लो, मॉडरेट और फास्ट, है ना। मैंने कहा था स्लो और जो फास्ट रिएक्शन होती है इनका रेट डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से हम इसको केमिकल काइनेटिक्स में नहीं पढ़ते हैं। तो हम कैसे टाइप की रिएक्शंस पढ़ते हैं बच्चे, मॉडरेट पढ़ते हैं ना। उसमें मैंने जनरली एग्जांपल क्या लिया था, हाइड्रोलिसिस वाला एग्जांपल लिया था, हेबर प्रोसेस वाला लिया था एग्जांपल वो, ठीक है। फिर हमने शुरू किया था, हमारा जो टॉपिक था कल रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, हमारा पहला टॉपिक यही था, ठीक है। रेट बेसिकली क्या था बच्चा, कोई मुझे बताएगा, स्पीड थी मैम, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, या यू, गुड इवनिंग बेटा, ठीक है, या आप बोल दो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। मतलब आप बेसिकली ये देख रहे हो कि आप कोई रिएक्शन है, ठीक है, उसमें क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होगा, यही आप पढ़ते हो। तो रिएक्टेंट कितनी जल्दी खत्म हो रहा है और प्रोडक्ट कितनी जल्दी बन रहा है, उसका हम क्या कर सकते हैं, रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो रेट बेसिकली यही था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि जब तक कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होगा, जब तक आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी, तो हाउ विल यू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, नहीं कर सकते। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, और यू कैन ऑल्सो से चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, है ना। और मैंने कहा था कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है बच्चा पार्टी वो कम होती जाएगी। तो जितनी स्पीड से आपका रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है उतनी स्पीड से आपका प्रोडक्ट भी जो है बने जा रहा है, समझ रहे हो। जितना आपका रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है उतना ही आपका प्रोडक्ट बन रहा था, तभी मैंने बीच में क्या लगाया था, इक्वल टू का साइन लगाया था, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था, एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं, जनरल रिएक्शन सपोज ये ले लेती हूं मैं, ठीक है। तो इसका जब रेट लिखने के लिए मैंने आपको बोला तो आप लोगों ने कैसे लिखा था, पर मोल लिया था, है ना, -1/a TA/dt -1/b dB/dt, है ना, इक्वल टू 1/c dC/dt इक्वल टू 1/d dd/dt, ठीक है। माइनस क्यों था, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है आपकी रिएक्टेंट की डिक्रीज हो रही है, तो उसका आंसर नेगेटिव में आएगा, आगे ऑलरेडी नेगेटिव लगा हुआ है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि मैंने बोला था रेट कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव, ठीक है। इतना ही करा था, यही वाला फॉर्मूला किया था, और इसी से रिलेटेड हमने 12-13 न्यूमेरिकल किए थे, ठीक है जी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम जो है बेसिकली जो हमारा जो मेन रहने वाला है आज का टॉपिक वो रहने वाला है रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हम पढ़ने वाले हैं। ओके मैम। लेकिन इससे पहले ना हम कुछ चीजें देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि आपको याद है
जब मैं आपको ये बता रही थी व्हाई वी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स, तो मैंने आप लोगों को कहा था किसी भी रिएक्शन का अगर आपको रेट डिटरमाइन करना तो वो हम केमिकल काइनेटिक्स में सीखेंगे। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं वो हम कहाँ सीखेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में सीखेंगे। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा सा टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग। लिखो सारे मेरे साथ, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। लिखो सारे बच्चे, आराम से चलेंगे, कोई भगाना नहीं है। और ध्यान रखना आज का जो लेक्चर होगा वो केमिकल काइनेटिक्स पे होगा, इसके बाद जब आप मुझे मिलोगे वो भी केमिकल काइनेटिक्स पे होगा, लेकिन जो अपना फ्राइडे वाला लेक्चर है वो पूरा का पूरा किस पे होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे होगा। क्यों, मुझे आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी है और भी, ठीक है। तो वो पूरा हम फ्राइडे वाला जो 1.5 घंटा रखेंगे वो हम पूरा का पूरा मैम देखो टेस्ट है क्या? जागृति, हाँ यस, संडे को टेस्ट है आपका। जो चैप्टर आएगा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा, इन सॉल्यूशन आएगा। हाँ प्रियांशु तुम क्या कह रहे थे? मैम सैटरडे को हमारी क्लास नहीं है रिवीजन की। नहीं, रिवीजन की क्लास है, तो मैं 2 दिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली तुम लोगों को रिवीजन की करवाऊंगी, ठीक है। मैम मुझे ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पीवाईक्यूज कर देते हैं, उसमें कुछ डाउट था, मैं आपको भेज दूंगी वो। हाँ भेज देना, ठीक है ठीक है भेज देना बच्चे, आएगा डाउट तो आएगा। अगर क्वेश्चन सोल्व करो तो डेफिनेटली डाउट आएगा। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों ने नीट में देख लिया है 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो वो 2 से 3 क्वेश्चन बोले तो कितने नंबर का होगा, 8 to 12 मार्क्स है ना, तो वो बहुत जरूरी है, तो उसको हम बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि उसके कम हुए हैं एज कम्पेयर टू अपना सॉल्यूशन वाले चैप्टर से, तो उसका हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो ओके तो सबसे पहला फैक्टर क्या है बच्चे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कोई मुझे बता सकता है कि रिएक्टेंट का नेचर कैसे डिसाइड करेगा, रिएक्टेंट का नेचर कैसे इफेक्ट करेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को? मैम जैसे कोई ज्यादा रिएक्टिव है तो जल्दी ब्रेक होगा, जैसे जल्दी फॉर्म होगा किसी चीज में। और हाँ देखो मैम रिएक्टिव होगा तो जल्दी डिसोसिएट होगा। देखो बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बोलूं सिंपल, अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे मान लो ए बी है, ठीक है, और आप क्या ले रहे हो सी डी, ठीक है, ये क्या बन रहा है AC और BD। तो बेसिकली आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि बॉन्ड बनना और बॉन्ड ब्रेक करना यही होता है। किसी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड को तोड़ रहे हो और साइड बाय साइड जो है बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो अब कितना आप कौन सा कैसा रिएक्टेंट ले रहे हो, क्या उसका बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। अगर बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मान लो सपोज आप कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो, ध्यान से सुनना, ठीक है, मान लो वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट से ज्यादा स्टेबल है, तो जब वो प्रोडक्ट में चेंज होगा तो उसका चेंज होने का रेट क्या होगा, स्लो होगा। मान लो कोई ऐसा रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में फटाफट से जाना चाहता है, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट स्टेबल है, जैसे मैंने कल वो हैबर प्रोसेस बताया था आपको, तो उसके कंपैरिजन में रेट कैसा होगा, फास्ट होगा, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कैसे बदल रहा है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, आपस में कोलाइड कर रहे हैं। जो आप रिएक्टेंट्स ले रहे हो, जैसे मैं ये A B और C D ले रही हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होगा, कोलिजन से ही तो प्रोडक्ट बनेगा। ये मैं आपको कब कराऊंगी, जब मैं लास्ट में आपको कोलिजन थ्योरी पढ़ाऊंगी ना, उसमें मैं सारा ये वाली चीजें डिस्कस करूंगी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं, नहीं, कुछ ना कुछ क्या होता है, ओरिएंटेशन, कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं जो हम जो है वहां पे पढ़ेंगे। तो रिएक्टेंट का नेचर क्या होता है आपको पता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड जो है बनते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या करते हैं, क्या क्या जो आपका बॉन्ड का स्ट्रेंथ है वो क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, एक लाइन बोलू, लिखोगे मैम? यस मैम। यस मैम। नेचर लिखो बच्चे, नेचर ये आपके बोर्ड्स में आता है 2 नंबर का, नेचर and strength of bond in reactant molecule greatly, लिखो बच्चे, greatly influence the rate of reaction, ठीक है जी, बोलो यस। ठीक है। जैसे आपने एक रिएक्शन देखी होगी, आपने रिडॉक्स चैप्टर पढ़ा इन 11th क्लास? यस मैम। क्या बोला आपने,
greatly influence the rate of reaction. ठीक है, जैसे आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी बच्चे, आपको पता है KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, थोड़ा सा फील दिलवाना चाहती हूँ और कुछ नहीं। Yes, और ma'am. अगर आप इसके साथ क्या लेते हो, फेरस आयन ले रहे हो, है ना, यू नो ना, फेरस और फेरिक, फेरस मतलब Fe2+, फेरिक मतलब Fe3+। ऐसे ही एक होता है क्यूप्रस और क्यूप्रिक, बताया होगा, क्यूप्रस माने तो बोले तो +1 और क्यूप्रिक बोले तो +2। ठीक है, पता था क्या ये वाली चीज? No, ma'am. देखो मतलब तुम्हें बस मतलब होता है कम ऑक्सीडेशन स्टेट, एक मतलब होता है ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो फेरस मतलब होता है Fe2+, फेरिक मतलब होता है +3। ठीक है, ऐसे ही क्यूप्रस मतलब होता है Cu+, क्यूप्रिक मतलब क्या होता है Cu+2। अभी याद रहेगा, बोलो याद रहेगा क्या, या दोबारा रिपीट करूं? मैम याद रहे। तो आपने ये देखा था बच्चे, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये क्या करता है बच्चे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे, है ना। तो आपको पता है एसिडिक मीडियम में ये क्या करता है, फेरस को फेरिक आयंस में चेंज कर देता है। ठीक है, एक और रिएक्शन भी आपने देखी होगी ऑक्सैलिक एसिड के साथ, मैं पूरी रिएक्शन नहीं लिख रही, सिर्फ आपको समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, ये क्या करता है, ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करके CO2 में चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये वाला जो रिएक्शन है बेसिकली रूम टेम्परेचर पे ही हो जाती है, और इसको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, स्लाइटली अकर एट एलिवेटेड टेम्परेचर। समझ रहे हो, उससे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। कोई मुझे बता सकता है क्यों देना पड़ता होगा? क्योंकि जो यहाँ पे रिएक्टेंट है इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है, ज्यादा है, तो तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो पहली वाली रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही हो जाती है, और जो दूसरी वाली है एलिवेटेड टेम्परेचर पे होती है। तो रिएक्टेंट के नेचर पे भी हमारा जो है जो रिएक्टेंट का नेचर है वो भी क्या करता है, इफेक्ट करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इतना ही बहुत है, आपको और एक्स्ट्रा इसमें नहीं जानना है। ठीक है, सेकेंड फैक्टर अगर मैं बोलूँ तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बच्चा। यस मैम। अब मुझे ये बताओ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? जैसे सपोज सिंपल ले लेती हूँ मैं, A+B से C+D बन रहा है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या लूंगी, ज्यादा लूं या कम लूं? मैम अगर ज्यादा मैम ज्यादा लेंगे तभी तो, मैम ज्यादा लेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा ना। प्रोडक्ट। वेरी गुड। देखो क्या मतलब है, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो मैं ये बोल सकती हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होंगे। यस मैम। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही कोलिजन ज्यादा होंगे, और जितने ज्यादा कोलिजन होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रोडक्ट बनेंगे। बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका रेट भी आप बता पाओगे। अगर कम कंसंट्रेशन होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम होंगे, तो इतने कोलिजन नहीं हो पाएंगे जितने पहले हो पा रहे थे, इतनी धक्का मुक्की नहीं होगी जितने पहले हो रही थी। अगर ज्यादा आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो जब आप रेट देखोगे तो कुछ और आएगा। तो यानी कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो भी क्या कर रही है बच्चा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट कर रही है। तो मैं बोल सकती हूँ अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, जल्दी बोलो। फास्टर। ज्यादा होगा, जल्दी होगा। क्यों, रीजन लिख लोगे? क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, इससे क्या होगा, कोलिजन बढ़ रहा है। वैसे अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड बोलूं तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन वो अभी मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहती, वो हम कोलिजन थ्योरी में डिस्कस करेंगे। आगे चले बच्चा, जल्दी बोलो। मैम इसे ये कह सकते हैं ना, कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, ये लिखना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अभी मैं वही तो बताऊंगी, रेट लो यही है। ये जो प्रियांशु ने बोला ना, वो रेट लो बोल दिया उसने। ठीक है, चल आते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, कोई मुझे बताएगा? टेम्परेचर। मैम टेम्परेचर आपको पता ही है, आपको पता है डिफरेंट रिएक्शन होती हैं। कई रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे स्लो होती हैं, तो उसको फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर बोले तो इन टर्म्स ऑफ हीट, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, उसको हीट प्रोवाइड कर देते हैं सो दैट वो रिएक्शन फास्ट हो। तो ये तो सिंपल है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बोलो हाँ या ना? यस मैम।
ये आपको मैं आपके बोर्ड्स के लिए तैयार कर रही हूँ, और जो नीट में वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं वहां पे पूछते हैं, ठीक है। तो हमें एक एक चीज पढ़नी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है 11वीं बार पे, ठीक है। अच्छा, और ये भी देखा गया, जब मैं आपको आर्हेनियस थ्योरी पढ़ाऊंगी वहां पे मैं ये टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट का ही वहां पे रिलेशन होगा, वहां पे दोबारा पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये भी देखा गया है कि अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर को राइज कर रहे हो तो जो आपका रेट है वो डबल हो जाता है, वो रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है। उसको मैं आपके यहाँ पे नहीं लिख पा रही हूँ। दूसरा कैटलिस्ट, 4th पॉइंट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट तो आप सबको पता है रेट को बढ़ा देता है ना, क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ज्यादा डालने की नीड नहीं होती है आपको, ठीक है। अगर थोड़े से भी अमाउंट में डालते हो तो वो क्या कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है। अब ध्यान रखना, कैटलिस्ट भी 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है और एक नेगेटिव कैटलिस्ट होता है। इधर सुन लो, पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, नेगेटिव। लेकिन जब मैं आपको सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी वहां पे मैं इन दोनों के बारे में आपको अलग अलग से बताऊंगी, कौन कौन से पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है, कौन कौन से नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं। बट इन केमिकल काइनेटिक्स जब जब मैं बोलूंगी कैटलिस्ट तो आप यही समझेंगे कि मैम बोल रहे हैं कैटलिस्ट, इट मींस हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है। क्लियर है सभी को? यस मैम। हाँ, प्रमोटर एंड इनहिबिटर, ठीक है। अच्छा, अब कैटलिस्ट को भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो मैं आपको ये पॉइंट्स बता रही हूँ ना बच्चे, इसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हाँ, ठीक है। एक पॉइंट और रह गया, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब तुम मुझे खुद बता दो क्या होगा। मैम सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। ओके, अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। एग्जाम्पल लिखूं क्या, लिखो एग्जाम्पल। शुगर क्यूब उसे ब्रेक डाउन करके डालेंगे तो फास्ट हो जाएगा वो ऐसे। चिप्स ऑफ वुड, हाँ सही बोल रहे हो तुम भी, बट जो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ ये दूसरा ले रही हूँ। चिप्स ऑफ वुड बर्न फास्टर देन अ लॉग ऑफ वुड। बोलो सही है? यस मैम। ठीक है, अगर उसके पीसीज लोगे तो वो क्या होगा, वो उसका रेट जो होगा वो ज्यादा जल्दी बर्न करेगा वो, इससे बजाय कि पूरा का पूरा उसका लक्कड़ ले लोगे वो टाइम लगाएगा बर्न होने में, ठीक है, सिंपल। तो कौन कौन से फैक्टर हो गए बच्चे, जल्दी बताओ। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, सरफेस कैटलिस्ट और सरफेस एरिया। ठीक है जी, आगे चले हम, जल्दी बताओ, आगे चले। यस मैम। यस मैम। यस मैम। आगे जो हमें आज का जो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है जो हमें स्टार्ट करना था वो था रेट लो। कल हमने क्या पढ़ लिया था, रेट ऑफ रिएक्शन। कोई भी आपको केमिकल रिएक्शन दे रखी हो, आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, ध्यान रखना अगर आप उसके आगे उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ले रहे हैं तो रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। समझ रहे हो? क्योंकि जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी तो आप नहीं बता सकते रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जिसका भी वो आपसे पूछ रहे हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस वो जिसका भी आप पूछे। तो ध्यान रखना रिएक्शन शुड बी बैलेंस, ठीक है। तो उसमें हमने निकालना सीख लिया था कि किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखना है, ठीक है। अभी बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, रेट लो पढ़ने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा इक्विलिब्रियम चैप्टर में मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ। आपको याद है वहां पे आपने लो ऑफ मास ऑफ एक्शन पढ़ा था? यस मैम। यस मैम, है ना। लो ऑफ मास ऑफ एक्शन क्या कहता था कि रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन की पावर। जो भी बैलेंस जैसे मान लो ये ए और बी है, ठीक है, इसके कोएफिशिएंट, ठीक है, उसके कोएफिशिएंट क्या आते थे, रेज टू द पावर में आते थे। यही आप पढ़ते थे? यस मैम। क्या लो ऑफ मास ऑफ एक्शन में आप बच्चे क्या पढ़ते थे, आप ये बोलते थे कि जो रेट होता था आप लोगों का वो क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ए और बी, जो कि आपके बैलेंस केमिकल इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। यही लेते थे आप लोग, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। अभी प्रियांशु ने ये बोला कि मैम ये लिख सकते हैं रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाँ बेटा, यही तो रेट लो है, यही तो रेट लो है। क्या रेट लो है कि रेट is directly proportional to concentration of reactant, ठीक है, रेज टू द पावर A और B, रेज टू पावर A और B। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है बच्चा पार्टी। क्या ट्विस्ट है कि ये A जो है
ये जो ए है, या एक काम करती हूँ मैं इसकी जगह ले लेती हूँ एक्स और वाई, सो दैट मैं आपको समझा पाऊं, वरना ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। एक्स और वाई, अब जो आपने ये पावर में लिया ना, जो कंसंट्रेशन के पावर में लिया एक्स और वाई, ये एक्स ए के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये Very वाई ए के बराबर हो भी सकता है, सॉरी बी के बराबर हो भी सकता है, बी के बराबर नहीं भी हो सकता। लेकिन आप लो ऑफ मास ऑफ एक्शन में ऐसा बोलते थे? नहीं बोलते। यही डिफरेंस है आपका रेट लॉ में और लो ऑफ मास ऑफ एक्शन में, ठीक है, कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे क्यों डिपेंड कर रहा है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे तो देख के बताओगे ना कि आपका रेट कितना चेंज हो रहा है। जैसे 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 रिएक्टेंट खत्म होता जाएगा, वैसे वैसे करस्पॉन्डिंग आपका रेट बदलता जाएगा, हाँ या ना? ठीक है। यहाँ पे आप जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे तो बच्चा क्या आएगा? यहाँ पे आप लगाते हो के, ध्यान रखना स्मॉल के। हो सकता है कि मैं कैपिटल के लगा दूं, लेकिन ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि स्मॉल के लगा रही हूँ, ठीक है। ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई। फिर बोल रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्स ए के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वाई ए के बराबर, सॉरी बी के बराबर हो भी सकता है और बी के बराबर नहीं भी हो सकता। मैम ये क्या है? के क्या है बच्चे? रेट कांस्टेंट, great concept. रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। अब वही है, आपको पता है जब भी हम कोई कांस्टेंट लाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका डेफिनेशन देखते हैं। अगर आपको रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना हो तो आप क्या बोलोगे? अगर ए और बी की कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाए, 1 मोलर हो जाए, तो आपका जो रेट है वो किसके बराबर आ जाएगा? के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा? के बराबर। तो रेट लो क्या है? कौन बताएगा? सुंदुस, रेट लो क्या है बच्चे, बताइए। रेट लो एक्सप्रेशन क्या है? रेट लो एक्सप्रेशन, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एजरा इनटू ए की कंसंट्रेशन। हाँ, आप सिंपल ये बोलो मैम, रेट लो एक्सप्रेशन क्या है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर एक्स और वाई, ठीक है, रेज्ड टू द पावर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो। अब वो x जो है, y जो है, वो a के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, b के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये चीज ध्यान रखना। मैम इसमें जो स्मॉल ए और स्मॉल बी आपने लिखा है, ये कॉन्सेंट्रेशन है। ये क्या है? ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है बच्चा। ओके मैम। तो मैम आपने जब इधर ये लिखा है एक्स यहाँ पे मैम यहाँ पे किसी वैल्यू के होते एक्स और बी की पावर वाई, में तो वहाँ पे भी एक्स वाई होगा ना? कहाँ पे बच्चे? मैम ये जो मैम जो आपने एक कोएफिशिएंट, एक करके बोलो। हाँ मैम ये मैम जो आपने मनीषा तुम बोलो। मैम ये जो आपने x इक्वल में a लिखा है, तो x इक्वल में मतलब कैपिटल A का इक्वल होना चाहिए, मतलब x की। ना ना ना, बता रही हूँ, कंफ्यूज मत हो। जैसे देखो, जो ये x है वो इस a के बराबर, जो इसका कोएफिशिएंट है, इसके बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही जो y है वो इसके b के बराबर, स्मॉल b के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। समझे? यस मैम। हाँ हाँ अर्पिता बोलो बेटा। मैम जैसे अगर ये नहीं है इसके बराबर, तो फिर हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? बेटा अभी मैंने कराया ही नहीं, वही तो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी आगे चल के बताऊंगी, ठीक है। तो एक बार ये नीचे, हाँ मुस्कान बोलो। मैम जो आपने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखे हैं, ये जो x लिखा है आपने और y लिखा है, तो जब रिएक्शन आएगी तो उसमें जो वैल्यू है कैपिटल A और उसके ऊपर x, तो वो जो उधर A लिखा है रिएक्शन में, तो वही लिखा जाएगा या फिर नहीं लिखा जाएगा वो? अभी बताऊंगी, अभी ये सस्पेंस ही मैम। रहने देते हैं, आगे चलते हैं। हाँ बेटा। मैम यहाँ पे रेट कांस्टेंट जो के है, स्मॉल के, मैम उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? क्या बोल रहे हो? इसकी वैल्यू पूछ रहे हो? यस मैम। देखो बच्चे, रेट कांस्टेंट क्या है? आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट को मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ? अगर आपका A और B की कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाए, अगर A और B की कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाए, तो आप बोल सकते हो कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट कांस्टेंट के बराबर आ गया। यस मैम। यही बता रही हूँ, अभी मैं आगे चल रही हूँ। अभी आगे पढ़ना ही यही है आज, हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले ये देखो, ये देखना नीचे क्या लिखा हुआ है। इधर देखो बच्चा, सारे के सारे रेट लो फॉर एनी रिएक्शन, रेट लो
for any reaction cannot be predicted simply by looking at the balanced chemical equation that is theoretically but has to be determined experimentally. क्या थोड़ा थोड़ा डाउट क्लियर हुआ? वो बोल रहे हैं किसी भी रिएक्शन के लिए अगर तुम ये रेट लो एक्सप्रेशन लिख रहे हो तो आप सिर्फ एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते हो कि ए की पावर ये आएगी, बी की पावर ये आएगी. थ्योरेटिकली आप नहीं बता सकते हो सिर्फ एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को. ठीक है, जो ये पावर आएगी वो कैसे डिटरमाइन की गई है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाएगी, तभी आप बता सकते हो. क्लियर है? यस अच्छा, अब यहाँ पे देखो मैंने नोट करके ना इम्पोर्टेंट चीजें लिखी हुई है जनरली. मैम एक बार पीछे वाला पेज दिखा दो. हाँ, लिख लो. एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलना, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का आज 4 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है. याद है इस बार नीट में आया था वो क्वेश्चन कि अगर आपका कंसंट्रेशन डबल हो जाएगा तो रेट कितना फैक्टर से इंक्रीज होगा. तो आज हम वही करने वाले हैं, तो शांति करके बैठ जाना. आज 4 नंबर के लिए तैयारी करवा रही हूँ आप लोगों की. आगे चलूं? यस मैम. यस मैम. तो अब देखो बच्चे, ये नोट करके ना आप लोगों को पॉइंट्स लिखने हैं. जैसे मैंने लिखा हुआ है, पहला लिखो, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी रेट कांस्टेंट की, लिखो सारे के सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जितनी ज्यादा रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा आपका रिएक्शन होगा. मान लो आपकी 2 रिएक्शन है ना, 2 रिएक्शन है, एक का रेट कांस्टेंट है सपोज, इधर देखो बच्चा, एक का रेट कांस्टेंट है 10 की पावर 10, एक का है 10 की पावर 5. तो कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी? जिसका रेट 10 की पावर 10 है. ये हुआ इस बात का मतलब. सेकंड बच्चा, ये ध्यान रखना, जो रेट कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है? आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. ये बहुत आता है भाई, ये पता नहीं नीट एनटीए वालों का फेवरेट क्वेश्चन है कि जो आपका रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, लेकिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है उसको लेना देना नहीं है, उसको लेना देना नहीं है. क्लियर है ये वाली चीज? यस. अब मैम ये तो आधी अधूरी बात बता दी, कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ये तो बताओ. ये हम करेंगे डिस्कस आर्हेनियस थ्योरी में, जहां पे हम रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का रिलेशन देखेंगे, ग्राफ भी देखेंगे बहुत सारे. ठीक है, उसके बाद क्यों नहीं होगा मैम? उसके डिपेंड करेगा मैम, यूनिवर्स तो होगा ही ना. क्या हो गया बच्चे? मैम क्यों नहीं करेगा? वैसे भी मैम देखो, उसमें है तो. मैम ने बताया तो बात को बताएंगे. वो आर्हेनियस थ्योरी में हम रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का रिलेशन पढ़ेंगे, वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि रेट कांस्टेंट. चलो मैं एक इक्वेशन लिख ही देती हूँ, ये देखो. ठीक है, ये आपकी आर्हेनियस इक्वेशन होती है, यहाँ से आप देख के बताओगे कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है सिर्फ. ठीक है, आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में क्या चेंज करो उसको लेना देना नहीं. वो क्या है, नाम पढ़ो ना, रेट कांस्टेंट. प्रियांशु, नाम क्या है? रेट कांस्टेंट. उसको मतलब नहीं है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. टेम्परेचर बढ़ गया तो रेट कांस्टेंट बढ़ गया, टेम्परेचर कम रेट कांस्टेंट कम. लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा. यही तो रेट लो था, समझे? 2 अलग अलग चीजें हैं. रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो टेम्परेचर और उसका कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करेगा ना. हाँ बिल्कुल, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे भी करेगा, और जो जो मैंने ये फैक्टर बताए हैं वो आप सारे यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. लेकिन जो ये मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है वो सिर्फ इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए लिखा है कि रेट कांस्टेंट जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा. क्लियर? यस मैम. चलो आगे. ओके ग्रेट. अच्छा, अब यहाँ से हमारी कहानी आगे की तरफ बढ़ रही है, और आगे की तरफ बढ़ते हुए हम किस पे पहुंच गए? हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे पहुंच गए हैं. अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कहता है? ये तो है आपके लिए बोर्ड्स में जो आता है कि डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और एक एग्जांपल आपको लोगों को बताना होता है. 2 नंबर का क्वेश्चन आता है. ये डेफिनेशन सिर्फ आपके बोर्ड्स में लिखने के लिए, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से वो हमें देखना है. बट उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है. ध्यान से देखो, ध्यान रखना, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो? उस रिएक्शन का रेट लो लिख के. क्या बोल गई मैं? किसी भी रिएक्शन का आप ऑर्डर कैसे बता सकते हो? फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, जब तक आप उसका रेट लो नहीं लिख लेंगे उस रिएक्शन का, तब तक आप नहीं बता सकते हो कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन का ऑर्डर क्या है. समझ आ गए? अब देखो क्या लिखा हुआ है. द सम ऑफ द पावर टू विच द मोलर कंसंट्रेशन इन द रेट लो इक्वेशन आर रेज्ड टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है, समझ आ गई? जैसे ये देखो, ये मैंने जनरल रिएक्शन लिखी है बच्चे, इधर देखना एक बार. इसका रेट मैं कैसे लिखूंगी?
a की पावर x, b की पावर y। फिर से वही वाली चीज कि x a के बराबर हो भी सकता है, और जल्दी बोलो, नहीं भी हो सकता है। ऐसे ही y a के बराबर हो भी सकता है, सॉरी b के, बार बार मैं a बोल रही हूँ, और b के बराबर नहीं भी हो सकता नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो, कुछ नहीं करना, ये जो दोनों पावर है उनको क्या कर दोगे बच्चा? ऐड प्लस वाई, ऐड कर दोगे, x प्लस वाई। ये आपका क्या हो जाएगा, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर। तो रिएक्शन के ऑर्डर को आप कैसे लिख सकते हो? जब तक आपको उस रिएक्शन का रेट लॉ नहीं पता होगा, यू कैन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। क्लियर? यस मैम। यानी कि आपको रेट लॉ पता होना चाहिए, ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, बी के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, ये पता होना चाहिए, तभी आप ओवरऑल जो है रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हैं। मैम ये कैसे निकालते हैं? अभी तो आपने सिंपल या जनरल बता, धीरे धीरे आगे बढ़ के आपको मैं बताऊंगी, ठीक है? अरे क्या बातें कर रहे हो मैम? माइनस बीच में आएगा? नहीं, माइनस नहीं है बच्चे, ये माइनस नहीं है, तो समझा रही थी ना, वो लग गया था। हाँ, कोई कुछ कह रहा है? के लिखा है आपने? क्या बच्चे? ये मैम एरो के ऊपर जो रिएक्शन, हाँ ये k है, k इज योर रेट कांस्टेंट। अभी आगे चल के बताऊंगी, अभी को लिख लो, ठीक है? चलूं जी आगे? यस मैम। ठीक है, उसके बाद बेसिकली हम क्या करने वाले हैं? कुछ रह गया क्या यहाँ पे? एक मिनट रुकना, नहीं ये पेज खाली क्यों रखा हुआ है मैंने, समझ ही नहीं आया। ठीक है, ओके, हाँ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखिए सारे के सारे बच्चे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैज टू बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। पहला पॉइंट लिखो सारे बच्चे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं स्टेटमेंट बन के, ठीक है? दूसरा लिखो बच्चे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल 0 1 2 3, ठीक है, होल Whole नंबर, number, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है। ये मत सोचना कि हमेशा मैम 0 1 2 3 होगा ऑर्डर, नहीं। कुछ रिएक्शन में, भी मैं आगे चल के बताऊंगी, कुछ रिएक्शन में ऑर्डर 1/2 भी होता है, 3/2। मैम स्कूल में मैम ने ऐसे ही रटवा दिया ना, तो नहीं, रटना नहीं है, रटने का नहीं है। और नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव कैसे होगा वो एग्जांपल करेंगे, फ्रैक्शनल कैसे होगा वो एग्जांपल करेंगे, और जीरो भी हो सकता है। हाँ जी, जीरो हो सकता है। हाँ जीरो। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। 0 से। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, चलो ठीक है। तो होल नंबर की जगह फिर इंटीजर कर लेना, ठीक है? आगे चलो। यस मैम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं हम अपना, है ना? रेट लॉ इक्वेशन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। कल आई थिंक एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम रिएक्शन को रिवर्स कर दे तो क्या, मतलब ऐसा कुछ आई थिंक क्वेश्चन कर रहे थे। तो बेटा वैसे तो नेचर में मोस्टली जितनी भी आपकी रिएक्शंस होती है वो इरिवर्सिबल होती है, बट कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती है जो रिवर्सिबल होती है। तो जो होती है वही हम पढ़ेंगे। जैसे अगर ये वाली रिएक्शन आपने देखा हो H2I2 और 2HI वाली रिएक्शन, ये वाली जनरली क्या होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। मैम हमें क्या रटना है क्या? नहीं, रटना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन के लिए क्या डिराइव करेंगे? रेट लॉ डिराइव करेंगे। तो आर यू रेडी? यस। ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है बच्चे, ध्यान से देखना। ये जो रिएक्शन है K1 यहाँ पे क्या दिखा रहा है? K1 है रेट, लिखो सारे बच्चे, कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, रेट, वेरी गुड, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे हम अपना, जे मेन का लेवल लेके जाएंगे। और ये क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे देखो, आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप नए नए समझ रहे हो चीजों को, तो एक काम करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। एक बार देखना,
H2 प्लस I2 से 2HI बन रहा है, इसके लिए रेट कांस्टेंट क्या है, K1, बोलो हाँ या ना। यस Yes. मैम। तो अगर मान लो मुझे इस रिएक्शन के लिए, ओम समझ पा रहे हो बच्चे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल आ रही होगी, वो कल वाला आप लेक्चर देख लोगे तो बहुत मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा। अगर मान लो मुझे इस रिएक्शन के लिए रेट लिखना हो तो कैसे लिखूंगी, K H2I2। उसकी पावर। अब आप मुझे ये भी बोल सकते हो मैम आपने ऊपर 1 1 कैसे लगा दिया, आप तो कह रहे थे कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बोल सकते हो ना मुझे ये बात। लेकिन अभी आप मेरी मान के चलोगे कि ये इस H2 के रिस्पेक्ट में भी इसका फर्स्ट ऑर्डर है, I2 के रिस्पेक्ट में भी इसका फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, मैम हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पे इसने मेंशन नहीं करके दे रखा बच्चे। अभी मैं आपको एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बताऊंगी, ठीक है, तो वहां से आपको क्लियर हो, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ही, जब एक्सपेरिमेंटली ये रिएक्शन लिखी गई है, एक्सपेरिमेंटली यही देखा गया कि H2 के रिस्पेक्ट में इसका फर्स्ट ऑर्डर है, I2 के रिस्पेक्ट में इसका फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। आओ इधर आओ। अच्छा मुझे ये बताओ H2 को मैं और कैसे लिख सकती, रेट को और कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ क्या बच्चे, एक बार देखना। -D +1 मैम। मुझे सिर्फ HI से काम है, वो भी मैं बताऊंगी क्यों। देखो ऐसे लिख सकती हूँ। Yes, ma'am. और अगर मुझे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI लिखना हो तो क्या करूंगी, 2 को उधर ले जाऊंगी, यानी कि 2K H2I2। बोलो इतना क्लियर हो गया सबको? पक्का ना? चलिए अब हम लेके चलती हूँ तुम लोगों को आगे। अब हम क्या करेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए लिखने की कोशिश करते हैं रेट, ठीक है। क्या होगा, K2 H2 और I2, बोलो हाँ या ना। यस ना, तो अब इसके लिए क्या लिखूंगी, रेट लिखूंगी बच्चे K HI का, जल्दी बोलो HI के रिस्पेक्ट में क्या है इसमें ऑर्डर, लिख सकती हूँ? फिर से बोलो बेटा। मैम आपने तो K1 K2 दिया था ना, आपने जो भी वो लिख दिया। आवाज नहीं आ रही दीपक, क्या हुआ? K1 K2 लिखने के लिए कह रहा है मैम, K1 लिखने के लिए कह रहा है वो। अच्छा लिख दिया, अब ठीक है क्या? चलो अब क्या लिख सकती हूँ, इधर देखना, HI का ले रही हूँ, HI का क्या लूंगी देखना, बैकवर्ड के लिए, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो आपका HI है वो क्या है, आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, बोलो ना। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे मैम -12 d/dt नहीं होगा? अच्छा हाँ ठीक है, d/dt क्या हो जाएगा, इधर देखना, -2 K2 HI का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। Yes. क्लियर? अच्छा अब मान लो आपके सामने एक रिवर्सिबल रिएक्शन आ जाती है, जो कि आएगी भी, मैं आपको आगे सिखाऊंगी, तभी अभी सिखा रही हूँ आपको, क्वेश्चन आएगा। आपको ये बोल दिया जाए कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, मुझे इसका क्या लिख के दिखा दो, क्या लिख के दिखा दो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI। क्या बोल रही हूं मैं, ये आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, आप मुझे इसके लिए क्या लिख के दिखा दो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI, यानी कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है, dHI/dt, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस तो कैसे आएगा, 2K, देखना एक बार, 2K H2I2 माइनस, सॉरी 1 आएगा, मतलब K1 कर लेना, 2K2 HI का होल स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। Yes. ये आप इकट्ठा भी कर सकते हो, क्योंकि अब आप नया नया सीख रहे हो, तो मैंने आपको अलग अलग करके दिखाया, फॉरवर्ड का अलग करके दिखाया, बैकवर्ड का अलग करके दिखाया, लिख सकते हो ऐसी। अगर मान लो H2 का बताए, H2 का पूछे एग्जामिनर, लिख सकते हो उसके लिए, बोलो हाँ। रिवर्सिबल जो आपने दोबारा का दूसरी रिएक्शन लिखी है, इसमें आपने इक्वल्स टू K2 H2 क्यों लिखा है, HI? ये बोल रहे हो? यस मैम। इधर देखो बेटा, मैम K2 HI के ऊपर लिखा है रिएक्शन में, HI4 कहाँ पे, मैम जस्ट ऊपर जितना आपने बताया था, ये रेट ऑफ K2 HI मैम, स्क्वायर के बाद, हाँ स्क्वायर। उसके नीचे मैम, उसके नीचे। हाँ उसके नीचे आ गई, क्या हुआ? मैम ये कैसे लिखा मैम, K2 HI मैम लिखा, तुम K HI कह रहे हैं ना? ये कैसे लिखा, ये पूछ रहे हो? यस मैम। अरे इधर देखो, इधर अगर मान लो प्रियांशु, तुमने ही तो बताया था ये अगर मान लो इस रिएक्शन के लिए मुझे रेट लो लिखना है, तो कैसे लिखोगे, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा ना, और उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कहाँ, उसकी पावर में जाएगा ना। यस मैम। यही तो लिखा है मैंने। ओके मैम।
समझ आ रही है क्या लिखा? क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन के लिए मेरे पास रिएक्टेंट क्या है, 2HI है, फॉरवर्ड के लिए मेरा रिएक्टेंट क्या है, H2 H2 एंड यू नो वेरी वेल कि रेट लो एक्सप्रेशन इज व्हाट, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? तो ये आ गया आपका रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। अगर कोई आपसे पूछे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI, ऐसी आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 भी निकाल सकते हैं, जो कि आपको निकालना है, आपका होमवर्क है। ऐसी आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I2, डिसअपियरेंस बोले तो टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर हो गया? यस यस मैम। अच्छा, अभी आपके सामने आता है रेट लो फॉर पैरेलल रिएक्शन। मैंने वैसे यहाँ पे पहले ही लिख दिया है नो नीड, क्योंकि ये ना नीट में आज तक आया नहीं है, बट मैं एक बार फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ क्या मतलब है इसका। देखो देखो रिवर्सिबल रिएक्शन करनी है। देखो पैरेलल रिएक्शन का मतलब ये होता है, मान लो आपके पास रिएक्टेंट है ना, उस रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक बी और सी। अगर मैं सिंपल आपको बोलूं, आपने जीओसी पढ़ा होगा है ना, जीओसी में आपने एक रिएक्शन देखी होगी नाइट्रेशन की, देखिए क्या? यस हाँ मैम देखी। हाँ, आप क्या बोलते हो कि मैम इसमें एक ऑर्थो वाला भी बनता है और एक पैरा वाला बनता है। डरना मत, और ये मैम दोबारा आएंगी सारी चीजें, बट मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि पैरेलल रिएक्शन होती क्या है ना। ठीक है, तो बेसिकली आप बोलते हो कि मैम एक बनता है मेजर प्रोडक्ट और एक बनता है माइनर, तो यानी कि एक ही रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, समझ रहे हो? तो यही मतलब है कि ए से अगर बी बन रहा है उसके करस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट K1 का है, अगर सी बन रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग K2 का है। दिस इज योर पैरेलल रिएक्शन। समझ गए? बोलो। यस मैम। मान लो कि आपका मेजर बनता है पैरा वाला और ऑर्थो वाला आपका माइनर बनता है, यही है पैरेलल रिएक्शन। ठीक है, तो मैम इसके लिए रेट कैसे लिखेंगे? रेट तो आप लिख ही सकते हो। रेट होता क्या, फिर से बोल रही हूँ, रेट होता क्या? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जब इधर देखो सारे बच्चे, एक बार इसको इरेज कर देती हूँ ताकि और अच्छे से समझा पाऊं। इधर देखो, ए से आपका बी भी बन रहा है, इसके लिए रेट क्या होगा? K1 है, बोलो हाँ या ना? K1A 1A होगा, और इससे सी भी बन रहा है, 2 तो ये K2A K2 C सॉरी ए। ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगा ओवरऑल? A ब्रैकेट में K1 प्लस K2 K1 प्लस K2, बस सो सिंपल। लेकिन इसमें क्वेश्चन किसका आता है? नीट लेवल पे ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। मान लो आपसे ये पूछ ले एग्जामिनर कि ना आप ये बता दो परसेंटेज यील्ड ऑफ बी। परसेंटेज क्या होता है पता है ना, पेपर में कैसे निकालते हो? 100 नंबर का पेपर है, Yes, ma'am. कितने मार्क्स आए? दिस इज योर परसेंटेज, 100 है ना? मैम तो 100 से इंटू भी तो करेंगे। हाँ भाई लगा लो लो। यस मैम ठीक है, जैसे अगर वो बोले बी की परसेंटेज यील्ड निकालो, तो टोटल कितना है? K1 प्लस K2 और बी का कितना है रेट कांस्टेंट K1। अगर वो बोल दे सी का निकाल दो, तो टोटल कितना है? K1 प्लस K2, उसमें से सी वाला कौन सा रेट कांस्टेंट? सी का क्या है? बनने का K2 सी का बनने का रेट है, उसके करस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट है K2, तो ऊपर आ जाएगा K2, तो K2 बाय K1 प्लस K2 ये आपका हो जाएगा। जैसे मैम मोल फ्रैक्शन निकाला था वैसे ही, मतलब थोड़ा बहुत मोल फ्रैक्शन जैसा बिल्कुल सेम। हाँ, बस मोल फ्रैक्शन में आप फिर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हो, परसेंटेज में आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो। हाँ प्रियांशु बोल बेटा। मैम ये यील्ड ऑफ रेट कांस्टेंट है K1 मैम, जो आपने लिखा है परसेंटेज यील्ड ऑफ बी। देखो परसेंटेज यील्ड ऑफ बी क्या है? ए से जो बी बना है उसका कितना बेसिकली कितना परसेंटेज बना है वो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। सी का कितना परसेंटेज बना है वो मैं पूछना चाह रही हूँ। तो कैसे निकालते हैं? निकालने का फॉर्मूला है, जब ए से बी बन रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो उसका रेट कांस्टेंट है K1 है। सी जब बन रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका रेट कांस्टेंट है K2। तो परसेंटेज निकालोगे टोटल में से बी के करस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट कितना है। सी का कैसे निकालोगे? टोटल में से सी के करस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट कितना है। ठीक है, यस मैम। ओके। अब हमारी बात आती है थोड़ी बहुत सी क्या यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालें। पीछे की स्लाइड एक बार दिखा दो। ये मैं आपको नोट्स में भेज दूंगी बेटा, आपके नोट्स में होंगी ये सारी चीज। अच्छा, रेट कांस्टेंट क्या है बच्चे? पहले तो हम ये लिख लेते हैं, रेट क्या होता है? यही होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n। बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो K क्या होगा बच्चे? K हो जाएगा रेट बाय कंसंट्रेशन की पावर n। और रेट क्या होता था? कंसंट्रेशन बाय टाइम।
हाँ हाँ भरते जाओ सारे, है ना। चलो यस मैम। ये देखो, ये तो अपने ही मजे ले रहा है ना। मैम ये के वाला दोबारा बता दीजिए, रेट अपॉन में कंसंट्रेशन और देखो, कंसंट्रेशन। के को इधर लेके जाओ, रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने वाले हैं ना हम, तो के को इधर लेके जाओ तो रेट बाय कंसंट्रेशन की पावर n नहीं आ जाएगा। और कल क्या बताया था, रेट क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम नहीं है। यस मैम। तो वही तो लिखा मैंने। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस n यस मैम। टाइम इनवर्स। देखो एक बार सारे, फिर मुझे कंफर्म करो, ठीक है मैम। यस मैम। यही है। आयुष है क्लास में, आयुष बंसल। हाँ मैम। हाँ कल नहीं थे बेटा, तुम्हारी क्लास रह गई। कब आए मैम ये? वो मैम एक्चुअल में ना मेरा मोबाइल खराब हो गया था, इस वजह से अब मुझे ये दे बताओ आज भी मैं ना। अच्छा ठीक है, इधर देखो, कंसंट्रेशन अब आपकी किसी में भी हो सकती है, मोल पर लीटर में भी हो सकती है। इधर देखो सारे बच्चे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, किसी में भी वो दे सकता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं मान के चलूं अभी फिलहाल के लिए तुम्हारी जो कंसंट्रेशन है बच्चा पार्टी किसमें, मोल पर लीटर में, तो एक जनरल फॉर्मूला बना लो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का। वो क्या होगा, मोल पर लीटर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। और टाइम को मैं ले लेती हूँ अभी के लिए सेकंड में, वो आपका आर में भी हो सकता है, वो आपका मिनट में भी हो सकता है। क्लियर है सभी को? यस मैम। रेट इक्वल में आर लिख रखा है, मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन निकालना है। क्या है वो? नहीं एक सेकंड, ये बोल रहे हो क्या? यस मैम। ये बेटा रेट कांस्टेंट है। अच्छा के है, ओके मैम। क्या दिख रहा है ये वैसे? मैम मुझे आर लगा इसलिए। नहीं ये छोटा के है बेटा। मैम वो रेट जो आपने कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम लिखा है, ये रेट ही है ना? हाँ ये ना, हाँ मैम, कंसंट्रेशन और टाइम। हाँ हाँ, रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अब मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, ठीक है। वैसे ध्यान रखना यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि मुझे पता है रेट लो क्या था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n, ठीक है। चलो आ जाओ, अब ये n क्या है बच्चे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलो अब निकालना सीखे, जल्दी आओ। अगर मैं बोलूं कि फॉर जीरो ऑर्डर मेरे पास यूनिट क्या हो जाएगी, रेट कांस्टेंट की, कौन बताने वाला है? मोल पर लीटर पर सेकंड। सेकंड इनवर्स। ठीक है, एक मिनट रुकना। हाँ ठीक है, क्या हो जाएगी, आप क्या करेंगे, n की जगह क्या पुट कर देंगे बच्चा, 0 पुट कर देंगे, तो यानी कि मोल पर लीटर पर सेकंड। क्लियर? यस मैम। अच्छा, अगर मैं बात करूं फॉर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड इनवर्स हो जाएगी। सेकंड इनवर्स, या आप बोलो मिनट इनवर्स, या आप बोलो आर इनवर्स। क्लियर? आपने क्या किया, n की जगह 1 पुट कर दिया। सेकंड ऑर्डर के लिए निकाल सकते हो ऐसी, मैम मोल इनवर्स और लीटर सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स। मोल इनवर्स, क्योंकि 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, लीटर इज लीटर इनटू सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स निकाल सकते हो। अब यू नो वेरी वेल की ऑर्डर क्या है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, तो आपके पास n की वैल्यू एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, 1/2, 3/2, 5/2, कुछ भी दे सकता है। क्लियर हो गया? ऐसे ही निकाल सकते हो थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर के लिए। हाँ जी मैम, सेकंड ऑर्डर तक ही क्यों निकालते हैं, मतलब इसके आगे भी तो होंगे ना ऑर्डर? हाँ हाँ बिल्कुल होते हैं ना, थर्ड ऑर्डर भी होता है, फोर्थ ऑर्डर भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में सेकंड ऑर्डर तक ही है, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा थर्ड ऑर्डर भी कराऊंगी, ठीक है। ओके मैम। फर्स्ट ऑर्डर आता है। चलो, वैसे तो आपके सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर तक ही है, सेकंड ऑर्डर देखो, फर्स्ट ऑर्डर तक आपके बोर्ड्स में फर्स्ट तक है, बट आपके नीट में कई बार सेकंड ऑर्डर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो हम वो भी करेंगे। आगे चलो, इतना क्लियर हो गया सबको? पहले तो मुझे बता दो, गिव मी थम्स अप अगर इतना क्लियर है, तभी मैं आगे चलूंगी, है ना। आगे हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज शुरू कर रहे हैं अभी, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। देख, तो मेरी बात ध्यान से सुनना।
अभी ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो डिस्कशन है ना वो खत्म नहीं हुई अभी तक। सिर्फ मैंने आपको ये बताया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप कैसे निकाल सकते हैं जब आपके पास किसी इक्वेशन का रेट लो एक्सप्रेशन हो, बस इतना ही बताया मैंने। अब आपके पास बच्चे दो टाइप की रिएक्शन होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन भी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। अब हमारा मेन काम क्या है, अगर मान लो एलिमेंट्री रिएक्शन दे दी एग्जामिनर ने, उसमें हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे पता लगा पाएंगे। अगर आपको एग्जामिनर ने कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे दी तो आप उसमें कैसे पता लगा पाएंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है। ये हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन होती क्या है। तो देखो, एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, जो बच्चे लीव कर रहे हैं ध्यान रखना, दोबारा अटेंडेंस होगी। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो एक ही स्टेप में हो जाती है, खत्म, यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग साइमल्टेनियसली एक ही स्टेप में, जिसको आप कंसर्टेड मैकेनिज्म भी बोलते हो। जो रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाती है। मैं एग्जांपल तो दो, ये तो रट्टा वाली बात होगी, देती हूँ एग्जांपल। और जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है उसको हम क्या करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। देखो नाम से ही पता चला है कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, ठीक है। एक से ज्यादा सुंदुस आपकी लग जाएगी बेटा, ठीक है, जो एक से ज्यादा स्टेप होती है। चलो आ जाओ इधर, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मुझे एक बात बताओ, आपने जीओसी में वो पढ़ा है, SN1 SN2 पढ़ लिया क्या जीओसी में? नहीं पढ़ा ना, ठीक है। इतना चुप क्यों हो गए, बता दो ना। मैम ये क्या होता है? पढ़ा मैम। पहली बार। अच्छा, कार्बोकेटाइन पढ़ लिया क्या? हाँ मैम वो पढ़ाया था। पढ़ा है। चलो इधर आ जाओ, कोई बात नहीं, इधर आओ। मैं आपको एलिमेंट्री और उसमें कॉम्प्लेक्स में जो है वो दिखाती हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, समझ आ जाएगा। देखो, अरे इधर देखो, हाँ दीपक इधर आओ। देखो अभी मैं उस पे नहीं लेके जा रही SN2 SN1, और हम ऑर्गेनिक में करेंगे। जैसे मान लो बच्चे, ये आपका रिएक्टेंट है जिसको आप सबस्ट्रेट भी बोलते हो, ठीक है। आपने क्या लिया, एक न्यूक्लियोफाइल लिया है, ये तो पढ़ लिया ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब मुझे हाँ मैम, तो वही होता है, SN इज व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN इज व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये 2 क्या दिखाता है, इसका ऑर्डर जो है इस रिएक्शन का 2 है। और SN1 क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक ही रिएक्शन होती है, लेकिन ऑर्डर क्या होता है इसका, फर्स्ट ऑर्डर। बस खत्म, ठीक है। अब देखो, एलिमेंट्री रिएक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है बच्चे SN2। अगर आपको कभी भी किसी को समझाना हो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, SN2 SN1 का एग्जांपल लेके समझा देना। ये रिएक्शन क्या होती है जनरली बच्चे, एक ही स्टेप पे होती है। ये जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, सेम टाइम पे आपका जो Br है, जिसको आप लीविंग ग्रुप बोलते हो, वो निकलता है बाहर। तो आपका क्या बन जाता है बच्चे, CH3CH2OH। तो यहाँ पे जो रेट है बच्चे, इधर देखो, ध्यान से देखो, तो जो यहाँ पे रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है और इसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। यहाँ यानी कि CH3CH2Br और OH नेगेटिव। समझ रहे हो, एलिमेंट्री रिएक्शन बोले तो जो एक ही स्टेप में होगा, यानी कि समझा रहे हो, 2 बार और बताऊंगी, टेंशन मत लो। देखो प्रियांशु, एलिमेंट्री का मतलब क्या है, जो एक ही स्टेप में होगी। क्या आपको दिख रहा है, ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हो गए, प्रोडक्ट भी मिल गया, यस मैम, है ना। अब यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन अगर जब भी आपको दे रखी हो, एग्जामिनर ने आपको बोल रखा हो कि भैया ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, आपको कुछ नहीं करना, रिएक्टेंट पकड़ो और जो रिएक्टेंट के आगे कोफिशिएंट होगा वही उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। एलिमेंट्री रिएक्शन जो भी आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वही उसका ऑर्डर होगा। यानी कि जो मैंने CH3CH2Br लिखा है, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, 1, और OH नेगेटिव के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, 1। यानी कि ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया रिएक्शन, 1 2 होगा ना, 1 + 1 मैम 2 ठीक है। यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को ही देख के बता सकते हैं, मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर ही बता देंगे कि हमारा रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या है। क्लियर? यस मैम। एंड व्हाट अबाउट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, इधर देखना, ज्यादा स्टेप में होती है, जो ज्यादा स्टेप में होती है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ बच्चे, यहाँ पे मैं ले रही हूँ OH नेगेटिव,
तो अगर आपको लगता है कि रिएक्शन एक ही स्टेप में होके प्रोडक्ट बना देगी, तो ऐसा नहीं होता है, आपको जानना भी नहीं है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, अभी सिर्फ मैं आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझा रही हूँ। बेसिकली इसमें क्या होता है, रिएक्शन एक स्टेप से ज्यादा में होती है। पहला स्टेप क्या होता है बच्चे, जो ये सी और बी आर का बॉन्ड ब्रेक होता है ना, वो वाला रिएक्शन होता है। बेसिकली पहला स्टेप में क्या होता है, सी बी आर का बॉन्ड टूटता है और आपका क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, जो आप कहाँ पढ़ रहे थे, जीओसी में पढ़ रहे थे। क्या बोल रही हूं मैं, जो आपका फर्स्ट स्टेप है, इधर ध्यान से सुन लो, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, पहले सी और बी आर का बॉन्ड ब्रेक होता है, वो फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, फिर जाके इसके ऊपर क्या अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल। यानी कि कहने का क्या मतलब है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते आपका क्या ऑर्डर है, क्योंकि ये रिएक्शन क्या होती है, एक से ज्यादा स्टेप में होती है। क्या पता आपको कौन से स्टेप का ऑर्डर डिटरमाइन करना है, क्या पता आपको कौन से वाले स्टेप का रेट डिटरमाइन करना है, क्योंकि जब तक आप रेट लो नहीं लिख लोगे, यू कांट प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। क्लियर हो गया? यानी कि एलिमेंट्री में तो वन स्टेप रिएक्शन होती है, सिर्फ आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते ही ऑर्डर बता सकते हो, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन होती है, तो वो आपको देखना पड़ेगा भैया, कैसे आप बताओगे किस स्टेप का आपको ऑर्डर बताना है। समझ में आया? यानी कि हमारी जो क्यूरियोसिटी है वो अब किस में है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, क्योंकि एलिमेंट्री तो बहुत इजी है, वो तो देख के ही बता देंगे। समझ गए? वो हम आगे चल के देखेंगे। पहले ये बताओ, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्लियर है डिफरेंस? यस मैम। अच्छा चलो, उसके बाद बेसिकली हम क्या करते हैं, मॉलिक्युलरिटी पढ़ेंगे। पहले हमने क्या पढ़ा, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है। अब हम देखेंगे कि किसी भी रिएक्शन को देख के आप उसकी मॉलिक्युलरिटी कैसे बता सकते हो। तो ध्यान से सुनना, आपको कुछ नहीं करना, एक बार ये लाइन पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। द नंबर ऑफ एटम, आयन or molecule that must collide with one another simultaneously so as to result into a chemical reaction is called molecularity of reaction। कुछ नहीं करना, आपको एक केमिकल इक्वेशन को देखना है, ठीक है, उसके रिएक्टेंट क्या है वो देखना है, रिएक्टेंट के आगे कोफिशिएंट क्या है, उनको ऐड करके मॉलिक्युलरिटी निकालनी है। जैसे A + B से C बन रहा है, A के आगे कोफिशिएंट बताओ 1, B के आगे बताओ कोफिशिएंट 1, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी 2। कुछ नहीं करना, सिंपल आपको क्या करना है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के कोफिशिएंट को क्या करना है बच्चा पार्टी, ऐड करना है। अब आपकी मॉलिक्युलरिटी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, ध्यान रखना हमेशा ही क्या रहेगी, वो इंटीजर रहेगी, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। ठीक है जी, बोलो हाँ या नो। यस मैम। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है बच्चा पार्टी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला जो स्टार मार्क करके लिखा है, molecularity can be defined only for an elementary reaction। लिखो इसको सारे बच्चे, और ऊपर लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिर्फ आप एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ही मॉलिक्युलरिटी को डिफाइन कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन हो रही है। कोएफिशिएंट भी चेंज होंगे, अलग अलग कोएफिशिएंट होंगे उनके भी। हाँ जी, तो मैम के कोएफिशिएंट चेंज होंगे फिर आगे के। एलिमेंट्री रिएक्शन में तो आपको पता ही है एक स्टेप में रिएक्शन होता है, तो जो कोफिशिएंट होंगे उसको ही ऐड करके मॉलिक्युलरिटी बताओगे। अगर हाँ आगे एग्जांपल कराऊंगी, टेंशन मत लो। मैंने क्या बोला कि जो मॉलिक्युलरिटी है वो सिर्फ किसके लिए डिफाइन है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है, ज्यादा स्टेप हो रही है, हो सकता है वो 2 स्टेप में हो रही हो सकता है वो 4 स्टेप में हो रही हो सकता है वो 3 स्टेप में हो रही है। आप कैसे बताओगे कि आपको कौन से स्टेप की मॉलिक्युलरिटी बतानी है? हर स्टेप की अपनी मॉलिक्युलरिटी होगी। हाँ बोलो बेटा। मैम ये 0 हो सकता है मॉलिक्युलरिटी? यस मैम, हो सकता है। मॉलिक्युलरिटी 0 0 0 0 नहीं हो सकता है। मैम आपने होल नंबर लिख रखा है, तो होल मैम आपने होल नंबर लिखा है मैम। यही तो चेंज कर रही थी बेटा। मैम 0 हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। एक बात तो 0 होने का क्या मतलब है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, मैम प्रोडक्ट में नहीं बनेगा। ठीक है अभी, ठीक है बच्चा, मेरे को पता था ये क्वेश्चन पूछो। चलूं आगे और क्लैरिटी आएगी, चलूं आगे। मैम बोलो बोलो जल्दी बोलो।
मैम तो ऐसे बोल सकते हैं मॉलिक्युलरिटी इक्वल टू एलिमिनेटरी रिएक्शन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल Yes. बोल सकते हो कि एलिमेंट्री रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी इक्वल टू एलिमेंट्री रिएक्शन बोलना सही नहीं रहेगा, ये लिखो कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट, मॉलिक्युलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट, जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट है उनको ऐड करो, वही आपकी मॉलिक्युलरिटी होगी। जैसे एग्जांपल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए अभी देखो ये क्या लिख दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है आपके पास, एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया बेटा कि दिस इज योर एलिमेंट्री रिएक्शन जो कि एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है ना। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे इससे दो चीजें पूछूं, एक मुझे मॉलिक्युलरिटी बता दो, एक मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दो, तो आप लोग क्या बताएंगे? नंबर नीचे लिखो। मैम मोलर ये कह सकते फर्स्ट की सेकंड है। वेरी गुड। अगर मैं मॉलिक्युलरिटी की बात करूं, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है, मॉलिक्युलरिटी कितनी One होगी, होगी। कितनी रिएक्टेंट है, 1। यूनिमॉलिक्यूलर अगर मैं बात करूं One. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, वो भी कितना होगा, फनी होगा। 1 होगा। ये कैसी रिएक्शन है, यूनिमॉलिक्यूलर। Molecule. बट अबाउट सेकंड, मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 2, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कितना है, ये बायोमोलिक्यूलर। मैम इसके लिए बताओ मॉलिक्युलरिटी कितनी है, मैम 3 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, यानी कि सेकंड वाला जो आपका बायोमोलिक्यूलर है, और थर्ड वाला ट्राइमोलिक्यूलर। ट्राइमोलिक्यूलर, यानी कि एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ गया। बताओ क्या आया? मैम मॉलिक्युलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑर्डर ऑफ ऑफ रिएक्शन रिएक्शन। हाँ, यानी कि यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखो, मेरे पास तो जगह नहीं है, आप लोग लिखो अच्छे से कि फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन जो मॉलिक्युलरिटी है वो किसके बराबर आ गई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, लेकिन किस केस में, बस किस केस में, ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन के। क्लियर हो गई ये वाली चीज सबको? यस मैम। यस मैम। मैम आपने एलिमेंट्री तो बहुत अच्छे से बता दिया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स के बारे में भी तो बताओ, पता चले हमारे पास आ गई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स तो हम ऑर्डर कैसे बताएंगे, थोड़ा लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे आप मैम लिखिए, एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए। यहाँ पे आप लिखो कि फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, लिखो सारे बच्चे, फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी इज मीनिंगलेस। कोई मीनिंग नहीं है भैया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, क्योंकि हमें पता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जैसे देखो नीचे मैंने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल लिखा हो जो एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है। अब मैं पूछती हूँ बेटा मॉलिक्युलरिटी बता दो, तो तुम मुझे ये बोलोगे कि मैम स्टेप 1 की मॉलिक्युलरिटी तो हमें 1 दिख रही है, स्टेप 2 की मॉलिक्युलरिटी हमें 2 दिख रही है, तो हम कैसे बताएंगे? इसलिए मैं बोल रही हूँ फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी इज मीनिंगलेस। अब ये स्टेप 1 और स्टेप 2 क्या है, अपने आप में एलिमेंट्री स्टेप्स है, एलिमेंट्री रिएक्शंस है, बोलो। यस मैम। लेकिन अब मॉलिक्युलरिटी तो मीनिंगलेस है, मैंने व्हाट अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी डिफाइंड है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मैम इसके लिए 1 हो जाएगा फिर। लेकिन हाँ, मेरे को बोलने दो प्लीज बोलने दो, आई नो यू आर सुपर इंटेलिजेंट, प्लीज मुझे बोलने दो, ठीक है। हाँ, तो जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आएगी बच्चे, तो उसमें आप रेट डिटरमाइन कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक आपको रेट लो एक्सप्रेशन नहीं पता होगा, आप नहीं बता सकते कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पे एक स्टार बना के एक पॉइंट लिखो बच्चे, स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आपकी बुक में RDS भी लिखा होता है, रेट डिटरमाइन स्टेप। अब आप लोगों ने बहुत अच्छे से रट्टा मार रखा है, कोई मुझे इसका मतलब बताएगा ऐसा क्यों होता है? फास्ट स्टेप क्यों रेट डिटरमाइन नहीं कर सकता, स्लो क्यों करता है? जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। हाँ प्रियांशु बता बेटा। मैम अगर फास्ट होगी तो मैम इसके कोएफिशिएंट चेंज होते रहेंगे, जल्दी रिएक्शन चेंज हो जाएगी मैम, रिएक्शन में ज्यादा चेंजेस आएंगे, जल्दी चेंजेस आएंगे मैम। अच्छा, फास्ट बोले तो रिएक्टेंट से जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, और स्लो में ऐसा क्या हो रहा है, स्लो में क्या हो रहा है? मैम स्लो में प्रोसेस स्लो है तो मैम चेंजेस बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व, उससे मॉलिक्युलरिटी जल्दी फाइंड कर सकते हैं, उसकी एक्यूरेट होगी उस टाइम पे। देखो एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। जैसे मान लो एक साइकिल की फैक्ट्री है ना, ये आपके उसमें ही दिया हुआ है, रेफरेंस बुक्स में ये एग्जांपल है, वहीं से उठा रही हूँ मैं। आपके पास नहीं है, एक साइकिल की फैक्ट्री है, ठीक है। अब उस साइकिल की फैक्ट्री में क्या है, साइकिल के क्या बन रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, बेसिकली अलग अलग डिपार्टमेंट है ना। एक में क्या है, उसके मतलब बेसिकली साइकिल के पार्ट्स बन रहे हैं ना।
एक में मान लो टायर का काम चल रहा है, एक में हैंडल का काम चल रहा है, ठीक है, किसी में किसी का काम चल रहा है। तो ऐसे करके मान लो 3 आपके डिपार्टमेंट है, ठीक है। अच्छा ओके, तो अब मुझे ये बताना, चलो मैं ही बता देती हूँ आपको ना। साइकिल बनानी है 1 हफ्ते तक, आपको मैंने टाइम दिया है कि सारे पार्ट्स वगैरह रेडी करके मुझे साइकिल चाहिए रेडी 1 हफ्ते तक, है ना। तो अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। एक जो बंदा है उसने जो वो टायर वाला काम किया वो अपना पूरा कंप्लीट कर दिया 7 दिन के अंदर अंदर। दूसरा बंदा क्या कर रहा है, कोई मुझे बताएगा क्या बना रहा है वो? साइकिल। मैम साइकिल के पार्ट्स। हाँ, साइकिल की पार्ट छोड़ो ना, मान लो हैंडल का काम कर रहा है, ठीक है। और तीसरा बंदा क्या कर रहा है? पैडल हाँ, पैडल वाला ले लेते हैं। तो जो पहला और दूसरा वाला बंदा था, टायर वाला और हैंडल वाला, उसने अपना काम 7 दिन में कंप्लीट कर दिया। लेकिन जो पैडल वाला बंदा था उसने वो अपना काम 7 दिन में कंप्लीट नहीं करके दिया है। साइकिल तो बनी नहीं। यानी कि साइकिल बनने का प्रोसेस किस वाले बंदे पे डिपेंड कर दिया? किस वाले? जो धीरे काम कर रहा है, जो काम धीरे कर रहा है, काम धीरे कर रहा है। यानी कि साइकिल कब बनेगी किस पे डिपेंड कर गया? उस जो पैडल वाला काम कर रहा था। तो ये सेम यही तो चीज है। रेट डिटरमाइन आप कौन से स्टेप से कर सकते हो? जो क्या है, स्लोवेस्ट स्टेप है। यानी कि स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्टेप स्लो होगा वही डिटरमाइन करेगा आपका रेट। जो आपने लिमिटिंग रिएजेंट याद है क्या, जो आपने 11th में पढ़ा था? हाँ मैम याद है। मैम वही रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। हाँ, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, जो आपके पास कम होता है, वही बताता है कि आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा। इसमें भी सेम चीज है। स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और मुझे बताओ, स्लोवेस्ट स्टेप आपको एग्जामिनर लिख के देगा कि विच वन इज स्लोवेस्ट स्टेप? तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये मेरा स्लोवेस्ट स्टेप है, तो रेट क्या होगा? KNO2 यानी कि ऑर्डर क्या हो गया? 1 क्लियर? यानी कि स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हाँ मैम एग्जामिनर में लिख के देगा कौन सी स्लो है कौन सी फास्ट और है। क्या, ऐसे कैसे बताओगे? सही है मैम, नहीं तो Okay. बताना पड़ गया। तो यही तो बोल रही हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैज टू बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ये सारे एक्सपेरिमेंटली जो है चीजें जो है प्रूफ है, ठीक है। आपको क्या पता कौन सा रिएक्शन स्लो? अब हमने केमिकल रिएक्शन थोड़ी ना करवा के देखी है, समझ रहे हो? यस मैम। यस एक ये देखो, फिर क्वेश्चन करेंगे, इधर आओ। मैम इसका रेट कांस्टेंट बताना है। देखो पहले तो ये देखो, जो O3 है उससे क्या बन रहा है? O2 प्लस O बन रहा है। ये फास्ट स्टेप है आपका। K1 इज स्टैंड्स फॉर आपका फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, K2 स्टैंड्स फॉर आपका बैकवर्ड के लिए, राइट? अच्छा, और जो ये वाला स्टेप है ये आप लोगों को बोलूं बेटा रेट लिख के बता दो, तो आप क्या बोलोगे मैम? स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। KOO3। क्या यही इसका आंसर है? यस मैम, ऑर्डर 2 आ जाएगा। नहीं यार, क्यों? क्यों? ये आपके लिए नई चीज है, ध्यान से सुनना। अरे सुनो, मैं बोलूं तुम्हें पता तो बता दो, फिर मैं नहीं बताती। बताऊं? यस मैम, आप बता दो। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे यहाँ पे रेट में देखो O और O3 की कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर आप लोग देख पा रहे हैं, जो O है यहाँ पे वो इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है, समझ रहे हो? O3 से पहले O2 प्लस O बना, फिर ये O जो है O3 के साथ कंबाइन होके O2 बना ले। क्योंकि आपको जो पता है इंटरमीडिएट क्या होता है, उसकी जो लाइफ टाइम होती है वो कम होती है, ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। यस मैम। ऐसे ही तो आप पढ़ते नहीं हो, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, बताओ वो क्या है? इंटरमीडिएट ही तो है। यस मैम। नाइट्रीन, ये सारे क्या है? इंटरमीडिएट ही तो है। इनका लाइफ टाइम क्या होता है? कम, ज्यादा स्टेबल नहीं होते, फटाफट प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान से सुन लो, आपको अपने रेट लो एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन नहीं डालनी है। जहां जहां पे इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन आएगी वहां से उसको हटाओ, जैसे तैसे मर्जी हटाओ। रेट लो एक्सप्रेशन में सिर्फ कंसंट्रेशन किसकी आती है? जिनका कुछ एग्जिस्टेंस हो, जिनका कुछ लाइफ टाइम हो। समझ आ गई सबको? यानी कि अब इस O को हटाना है। लिखो सारे बच्चे,
we have to replace intermediate ड्यूरिंग द रिएक्शन. अगर आ रहा है तो उसको हटाओ, नहीं आ रहा तो फिर उसकी बात ही क्या करनी. बोलो हाँ या ना. यस मैम. यस. कभी भी फाइनल एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन नहीं आएगी. अब मैम इसको हटाएं कैसे, वो देखो कैसे हटाएंगे. इधर देखो, जो ये फास्ट स्टेप दिया हुआ है बच्चे, जिसमें रिवर्सिबल बेसिकली आपका स्टेप दिया हुआ है, इसको यूज करके हम ओ को हटाएंगे. आप लोगों को पता है बच्चे के इक्विलिब्रियम क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? O2 की कंसंट्रेशन इनटू O3 कंसंट्रेशन बाय O3 की कंसंट्रेशन. इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ क्या, के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड? यस मैम. मुझे किसकी हटानी है बेटा कंसंट्रेशन? O की. तो O को क्या ले जाऊंगी मैं बाहर? O3 डिवाइड बाय. बोलो हाँ या ना. यस अब मैं मैम. इसकी वैल्यू कहाँ पुट करूंगी बच्चा पार्टी? यहाँ पे. तो मेरे पास रेट क्या आ जाएगा? इधर देखो सारे, रेट इज इक्वल टू के इंटू के इक्विलिब्रियम O3 डिवाइड बाय 2. ठीक है. अब ये दो कांस्टेंट है तो मैं इसको हटा के एक कांस्टेंट लिख देती हूँ, सिंपल सा के डैश. ठीक है. और ये O3 क्या बन गया? O3 का स्क्वायर बन गया. बोलो हाँ या ना. यस मैम. अब क्या बोलेगा? अगर वो आपसे पूछे O3 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बता दो तो आप बोलोगे 2. यस मैम. अगर वो बोले O2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बता दो तो आप क्या बोलोगे? -1. अब पता चला ऑर्डर क्या होता है? नेगेटिव भी होता है. तो इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी? 1 आ जाएगा. 1 आ जाएगा. 2 - 1 1. ये क्वेश्चन था आपका उसका नीट का. क्लियर? यस. कोई ऐसा स्टूडेंट है? एक्सप्लेन कर दो मैम. हाँ देखो बच्चे, ये नीट का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना. जो ये पहला क्वेश्चन है ना, ये देखो 2017 में आया हुआ है. ये इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ. ठीक है. सुनो, आपके पास ये 2 रिएक्शन लिख के देंगे प्रियांशु, आपको खुद से नहीं लिखना है. वो बता के देगा फास्ट है स्लो है. सबसे पहले वो क्या बोलेगा कि इस रिएक्शन का ऑर्डर बता दो. तो आप क्या करोगे? मैम ऑर्डर तो हम तभी बता सकते हैं जब हम रेट लो एक्सप्रेशन लिखेंगे. तो रेट लो क्या होगा? स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि K इंटू O इंटू O3 है ना. अच्छा ठीक है. लेकिन O क्या है? इंटरमीडिएट है. देख पा रहे हो आप? जैसे ये बना रिएक्ट करके ये बन गया, यानी कि हमें रिएक्शन में इंटरमीडिएट नहीं रखना है क्योंकि वो क्या स्टेबल नहीं है, लाइफ टाइम कम है, जल्दी से डिसोसिएट होके प्रोडक्ट बना लेगा. तो हमें रेट लो एक्सप्रेशन में क्या रखना है? सिर्फ उनकी कंसंट्रेशन रखनी है जिसका कुछ लाइफ टाइम होगा. यानी कि मुझे किसी तरह से O को हटाना है. एक मिनट, मुझे किसी तरह से O को हटाना है. अब इस O को कैसे हटाऊंगी? बाय यूजिंग दिस स्टेप. क्योंकि मुझे पता है प्रियांशु की के इक्विलिब्रियम क्या होता है? O2O डिवाइड बाय O3. देखो एक बार. यस मैम. क्योंकि हम इक्विलिब्रियम चैप्टर में ही लिख के आए हैं. तो अब मुझे O को हटाना है, तो O मतलब बेसिकली O की कंसंट्रेशन रेट लो एक्सप्रेशन से हटानी है. तो मैं क्या करूंगी? O को साइड में ले जाके ये बना दूंगी के इक्विलिब्रियम O3 डिवाइड बाय O2. O की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगी तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास. ओके. क्लियर? मैम ये के डैश कैसे आया? बेटा मेरे पास क्या था ना, देखो ना, के इक्विलिब्रियम इनटू के, तो मैंने दोनों कांस्टेंट को हटा के एक कांस्टेंट लिख दिया. बस सिंपल. यस मैम. करते नहीं हो आप ये वाली चीज कि 2 कांस्टेंट है, दोनों को हटा के एक नया कांस्टेंट दे देते हो. सिंपल वही वाला. हाँ, तो वही वाला काम किया मैंने. तो यहाँ नहीं कि आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि इसका ऑर्डर क्या है? ओवरऑल ऑर्डर 1 है, O3 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, O2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर -1 है. क्लियर? यस मैम. सभी को. चलो ये क्वेश्चन करोगे क्या? बाकी मैं कल करवाऊंगी. वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, देखना एक बार, बहुत सारे हैं ना. हम ट्राई. होमवर्क मैम. हाँ वो तो मुझे पता है होमवर्क में ही करोगे, लेकिन कल भी एक बार मैं कराऊंगी क्योंकि इम्पोर्टेंट है. जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, मैकेनिज्म ऑफ ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन. हाइपोथेटिकल क्यों बोला है? क्योंकि इसने जनरल बातें ली है ना, एक्स और वाई की वो बात कर रहा है. तो देखो आपको फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है, सेकंड स्टेप दिया हुआ है, थर्ड स्टेप दिया हुआ है. वो आपसे ये पूछ रहा है कि ओवरऑल ऑर्डर बता दो. क्या ये कर सकते हो? एक बार करके बताना, थोड़ा सा ट्राई करना. मैं x2 से x + x बन गया. हाँ मैं आपको अलग से लिख के दिखा देती हूँ. ये वाला जो है आपका फास्ट स्टेप है. ठीक है. x + y2 से xy + y बन रहा है, ये आपका स्लो स्टेप है.
और जो लास्ट वाला स्टेप है x प्लस वाई से आपका बन रहा है बच्चा एक्स वाई, ये आपका फास्ट है। तो सबसे पहले रेट डिटरमाइन करेंगे, बताओ क्या होगा। अब y2 क्या, सॉरी, अगर इसमें कोई इंटरमीडिएट है तो उसको हटाओ, वरना इतने का इतना ही छोड़ दो। मैम के से मल्टीप्लाई करो मैम क्या आएगा मैम? x इज योर इंटरमीडिएट, यानी कि हम इसको कैसे हटाएंगे, बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम वाला स्टेप। तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर डिवाइड बाय x2। तो x क्या हो जाएगा, देखना इधर, के इक्विलिब्रियम की पावर 1/2 और x2 की पावर 1/2। पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो और मुझे बता दो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा। मैम सी आएगा इसका 1.5। हाँ, क्या होगा, x की जगह ये पुट कर दो, देखना एक बार, यहाँ पे k कर लेना रेट कांस्टेंट, रेट इज इक्वल टू k इंटू के इक्विलिब्रियम, ठीक है, x2 का हाफ और y2। तो देख लो ओवरऑल ऑर्डर कितना होगा, 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2 विच इज 1.5। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो। बताओ कैसा था क्वेश्चन? ठीक है मैम, जब आपने समझा दिया इजी हो गया। ठीक है, ये मैंने तभी करवाया था, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नीट में आने लग गए हैं। हालांकि अभी लास्ट टू लास्ट ईयर शायद आया था ऐसा क्वेश्चन, मुझे याद नहीं है, बट ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज अपने ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। एक मैंने एग्जाम्पल करा दिया, एक मैंने क्वेश्चन करा दिया, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जेई में भी मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी मैं आपको क्या दे रही हूँ, होमवर्क दे रही हूँ, कल हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चे? यस मैम। ओके मैम। क्योंकि ऑर्डर को निकालने के बहुत तरीके हैं। अभी तो आपने सिर्फ एक ये वाला तरीका सीखा है। कौन से वाला? ये वाला जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कराया है। अभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। कहाँ गया ये वाला? 14 क्वेश्चन में भी क्या है, कैसे ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला भी एक मेथड है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो हम इसको कल वाली क्लास में, जब भी हम मिलेंगे उस वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि करना जरूरी है, ठीक है। यस मैम।